आप देख रहे हैं कर्तव्य एवं निष्ठा का बयान, साहित्य और संस्कृति का बयान, समता की आवाज बयान टीवी। 4 अप्रैल 1944 को स्कूल में उन्होंने जो रजिस्टर कर दिया। मेरा जन्म स्थान है विलेज गंडवा, तहसील फगवाड़ा, डिस्ट्रिक्ट कपूरथला। तो उस समय गांव में स्कूल नहीं होते थे। जब 5 साल का मैं हो गया तो 5 साल के बाद कोई 2 किलोमीटर पर एक हदियाबाद गांव था, तो उधर स्कूल होता था। उस समय 5 साल की उम्र में हम 2 किलोमीटर सुबह स्कूल जाते थे और छुट्टी होने के बाद वापस आ जाते। तो ये आजकल तो बच्चे इतना जा ही नहीं सकते। स्कूल था वो मिडिल स्कूल था, गवर्नमेंट मिडिल स्कूल। तो 8वीं जमात तक था। तो 8वीं जमात मैंने गवर्नमेंट मिडिल स्कूल हदियाबाद से पास करी। तो 8th क्लास उस समय जे वो बोर्ड का एग्ज़ाम हुआ करता था। तो 8th क्लास में मैं स्कूल में फर्स्ट था। इसलिए उसके बाद जो तकरीबन 5 किलोमीटर पर सिटी था हमारे गांव से, वहाँ हाई स्कूल थे। 3 हाई स्कूल थे वहाँ। एक गवर्नमेंट हाई स्कूल था, एक रामगढ़िया एजुकेशनल हाई स्कूल था और एक आर्या हाई स्कूल था। तो क्योंकि मैं स्कूल में फर्स्ट आया था, तो उस समय वो हाई स्कूल वालों में भी कंपटीशन रहता था कि अच्छे बच्चे हमारे स्कूल में आए। तो फिर मेरे को उन्होंने स्कूल की जो किताबें थी ना वो फ्री दी, तो हमारे स्कूल में आओ। तो मैं वो आर्या हाई स्कूल में मैंने बैठक जो पास करी वो आर्या हाई स्कूल फगवाड़ा में पास करी। तो वो 5 किलोमीटर दूर था हमारे गांव से। तो पैदल ही जाते थे, सुबह स्कूल चलकर जाना और छुट्टी होने के बाद वापस आ जाना। उस समय कोई और साधन नहीं होता था आने जाने। मैट्रिक करने के बाद मेरे को, जैसा मैंने बताया कि इंटरेस्ट हुआ ये इंजन कैसे बनते हैं, तो मैंने कहा भी मैं भी वो इंजीनियरिंग करूँगा। लेकिन इंजीनियरिंग करने के लिए पैसा नहीं था। मेरे फादर ने बोला भाई अभी आप 10 पढ़ गए हैं, अब नौकरी करो, कोई काम करो। तो मैंने कहा भाई वो कहते मैं फीस नहीं दे सकता। मैंने कहा मैं फीस का अगर आपके से कोई पैसा नहीं मांगू तो फिर तो आप मेरे को पढ़ने से नहीं रोकेंगे। वो कहते फिर आप अपनी मर्जी करो। तो फिर एग्ज़ाम देने के बाद और रिजल्ट आने के लिए 2 महीने का समय होता है। वो 2 महीने का समय मैंने फगवाड़ा में जगत जी शुगर मिल है, वहाँ एक लेबर के तौर पर काम किया। और एक लेबर को उस समय 2.25 रुपये दिहाड़ी मिलती थी। तो 2 महीने में मेरे को 105 रुपये मिले। वो 105 रुपये की मैंने पुस्तकें ली और वो पुस्तकें लेने के बाद फिर जब मेरे को उधर एडमिट हो गया तो फर्स्ट ईयर में मेरे को 853 रुपये स्टाइपेंड मिला। वो जो स्टाइपेंड मिला उसने मेरा दिमाग चेंज कर दिया कि मेरे को पूरा 2 महीने काम करने से ये 105 रुपये मिले, लेकिन 1 साल पढ़ने से मेरे को 853 रुपये मिले। ये किसने किया? तब मेरे को बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने क्या किया हमारे लोगों के लिए, वो स्पिरिट अंदर जागी कि जब उन लोगों ने हमारे लिए ये काम किया है तो हमें क्या करना चाहिए। तो सेकंड ईयर में मेरे को 911 रुपये स्टाइपेंड मिला। तो
ये एक मजदूर से कहीं ज़्यादा स्टाइपेंड मिल रहा है? और फिर तो कोई समस्या ही नहीं। मतलब उस पैसे से मैंने पढ़ाई भी करी उधर से, घर से। तो जब मेरे को 853 रुपये मिले तब मैंने साइकिल लिया 132 रुपये का। वो 100 फिर मैं साइकिल पर आना जाना चालू किया। साइकिल के रास्ता था, घर में बिजली नहीं होती थी, और वो ड्राइंग वगैरह बनानी है तो दीवे की लाइट के नीचे बनाते थे। इंजीनियरिंग की ड्राइंग वो हाउस में बन जाती है। जे देखा। और फिर सेकंड ईयर में पैसे मिल गए, थर्ड ईयर में तो फिर पैसे की कमी नहीं। वो घर वाले तो मेरे से लेते नहीं थे कुछ भी, पैसे तो मेरे पास जमा हो गए हैं। इसलिए उसके बाद इमीडिएटली मेरे, और जब हम उधर स्कूल जाते थे आर्या हाई स्कूल में, तो रास्ते में रेलवे स्टेशन होता था, और उस समय गवर्नमेंट ने जो स्टीम इंजन थे वो ऑब्सोल्यूट किए थे, और स्टीम इंजन की बजाय डीजल इंजन वो लगा दिए थे। तो उधर स्टीम इंजन जो एक था, वो जो जैसा फुवाड़ा में रामगढ़िया एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, उधर एक उन्होंने पॉलिटेक्निक बनाया हुआ था। तो 3 ईयर डिप्लोमा कोर्स उधर होता था, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल और सिविल का। तो उधर वो रेलवे वालों ने इंजन ऑब्सोल्यूट किया, तो वो इंजन उधर वो पॉलिटेक्निक को दे दिया उन्होंने। तो वो इंजन जब वो एक नई लाइन बसाई मेन लाइन से कॉलेज तक, पॉलिटेक्निक तक, तो जब हम जाते तो उधर वो रेलवे इंजन उधर वो उधर से ले जाकर रेलवे लाइन बसाई, और फिर उधर वो पॉलिटेक्निक में वो इंजन दिया। तो मेरा उधर इंजन में बहुत वो ख्याल है भाई, ये इंजन बनते हैं इधर, तो हम भी ये इंजन बनाने वाला जहाँ है यही एजुकेशन लेंगे। तो उसलिए वो माइंड में ऐसा ख्याल आ गया कि हम भी ये इंजीनियरिंग ही करेंगे। हम जी को अपना नेता मानते थे। कांशीराम की डेडिकेशन जो है, कांशीराम जी की जो डिवोशन है, उसके बारे में सब जानते हैं, हम भी जानते थे। क्योंकि कांशीराम के तो जब से घर को छोड़कर आया तो घर में ही नहीं गया। तो कांशीराम के माता पिता तो मेरे घर ही सिर्फ कांशीराम को मिले। कांशीराम तो जब से घर छोड़कर आया वो कहता मैं घर गाँव नहीं जाना है, घर भी नहीं जाना। तो फिर जब उनको ये मालूम हुआ कि तेजेंद्र सिंह के पास कांशीराम आता है, तो फिर वो मेरे पास आए, कहते भाई हमें भी मिला दो, हमारा लड़का है। तो मैंने कहा भाई मैं पूछ लूँगा उनसे, तो उनकी मर्जी या डिसीजन है। तो फिर वो मेरे पास मैं कांशीराम से बात करी, तो कोई नहीं, तो आप गांव में नहीं जाओ, तो मेरे पास जब आए तब तो वो उनसे मिल लो। तो वो कहते कोई बात नहीं, वो उधर आए मेरे पास HMT में जहाँ मैं सर्विस करता था जी। तो जब जे मेरे आए तो वो ये गए, मैंने उनको बोला भी इस दिन वो आए, क्या वो हफ्ते में या 2 हफ्ते में मेरे पास आ ही जाते। तो काम जो था वो ऐसा ही था। तो इतना ही भी नहीं, बहुत दफ़ा तो मैं शाम को 4 बजे हमें छुट्टी होती थी, 4 बजे तक छुट्टी होती थी। और उधर से 4:30 बजे एक ट्रेन चंडी मंदिर से दिल्ली को आती थी। तो मैं वो 4:30 बजे ट्रेन पकड़कर इधर दिल्ली आ जाता था, और 10-11 बजे इधर से मिलकर तो सारा डिस्कशन वगैरह का प्रोग्राम बनाकर वापस चल जाता था, और सुबह फिर ड्यूटी पर चल जाता था। तो आलमोस्ट जे तकरीबन 2 हफ्ते में एक दफ़ा तो ज़रूर मैं आ जाता था, और नहीं तो कांशीराम मिलते जल्द इधर जाते जोते मेरे पास आ जाते थे, और फर्दर प्रोग्राम बना लेते थे कैसा करना है। तो इसलिए उस हिसाब से जब ये बात हुई तो कांशीराम को इससे
जरा ऐसा महसूस किया मेरी बात नहीं मानता, मैं तो इसको नेता बनाना चाहता है। तो ये कहता मैंने नहीं नहीं बनना। तो मैंने कहा भाई मैं राजनीतिक एरिया में काम नहीं करना है, तो आपको हम नेता बना रहे हैं, बनाना है तो आपको राजनीति में जाना है। हाँ, तो हम पीछे रहकर काम करेंगे, जो वामसुख का काम है वो हम करते रहेंगे। तो इससे जे ऐसी सिचुएशन हो गई, वो कहते अच्छा तो आपका जे एक दफ़ा जे वो आप भी इलेक्शन में जांजगीर से खड़े हुए, तो वो इलेक्शन भी हार गए। देखो उसके बाद जीत तो कोई नहीं सके जी। लेकिन उसके बाद फिर मेरे साथ जब जे 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 बात पे भी जे तो मैं तो कांशीराम का ऐसा सोचता, मैं तो किसी को वामसुख में अपने घुटने से ऊंचा नहीं होने दिया, और ये तेजिंदर सिंह मेरे कंधों तक आ गया, तो इसलिए ये तो इसको छांटना पड़ेगा। तो हमने उसको कहा भाई ये आपका काम है, आपकी वामसुख है, हम तो आपके साथ सहयोग करने के लिए आए, अगर आप सहयोग लेना चाहते हैं तो ले लो, नहीं लेना चाहते तो हम बैठे हैं जी। तो उसके बाद फिर मैं इधर दिल्ली आना छोड़ दिया। तो फिर बाकी के वर्कर्स को भी पता लगा, तो उनके साथ अभी बिहेवियर तो ये कांशीराम का उसी किस्म का था जी। तो फिर जे महाराष्ट्र के लोगों ने उधर मीटिंग शीटिंग कर इधर लोगों को बुलाकर फिर मेरे पास आए कि ऐसा। मैंने कहा भी देखो ये जो काम है ये सोशल वर्क है, सोसाइटी का काम है। सोसाइटी अगर हमें कबूल करती है तो हमें काम करना चाहिए, अगर नहीं कबूल करती है तो हमें क्यों काम करना चाहिए। तो जो उनको अच्छा लगता है वो काम करें। और कांशीराम हमारे नेता हैं, ठीक है। वो नेता रियल सेंस में जो वर्कर हैं, अगर वो गलत डायरेक्शन में जाते हैं तो उनको बताना वर्कर की जिम्मेदारी है। तो ये हमारी जिम्मेदारी है, वो जिम्मेदारी हम निभाते रहेंगे। और अगर हम देखते हैं कि जिस किश्ती में हम बैठे हैं वो डूबने लगी है, तो हम तो कहेंगे किसी को बाहर निकालो, ठीक है। तो ये फिर भी वो कहते हैं नहीं 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 हम इधर ही जाना है, तो हम कहेंगे भी ठीक है आपकी किश्ती है, आपने ले जाना ले जाओ जिधर मर्जी, हम इधर बैठे हैं इसलिए। तो फिर महाराष्ट्र के लोग फिर मेरे पास आए, अब ऑल इंडिया के वर्कर को इकट्ठे कर मेरे पास उधर पंजाब जहाँ मैं सर्विस करता था, तो उधर आए, कहते नहीं ये करना चाहिए हमें, आप काम करना चाहिए। वो तो राजनीतिक एरिया में है, राजनीति कर रहे हैं, जे खापड़े वगैरह ये सारे लोग देखो आए मेरे पास, तो बोरकर वगैरह। मैंने कहा भी देखो ये काम हम कांशीराम की लीडरशिप के नीचे करते रहे, तो वो अभी राजनीतिक एरिया में काम कर रहे हैं, हम नॉन पॉलिटिकल एरिया में काम कर रहे हैं। तो इसमें कन्फ्लिक्ट नहीं होना चाहिए। अगर तो कहते नहीं जी हमें काम करना चाहिए, हमने बताया जो काम करेंगे उसका फायदा तो वो राजनीतिक में ही होगा, ठीक है। तो राजनीति में फायदा होना है, अगर वो फायदा हमारा नहीं लेना चाहते तो फिर हमें क्या करना है, हमें तो अपनी नॉन पॉलिटिकल एक्टिविटी करनी चाहिए ना। वो कहते ठीक है आप नॉन पॉलिटिकल एक्टिविटी करो, हम आपके पीछे। मैंने कहा ये काम करो, ये तो ना खापड़े ने सब कुछ बताया, वो कहता मैंने कांशीराम को बताया सुनाया, इसको दे दो चाहते काम। तो वो बोरकर वगैरह कहते नहीं खापड़े वो जो है वो गसैला है, तो वो लोगों को भगा देता है। तो मैंने कहा फिर आप कर लो, जो नहीं गसैला है उसको ले लो। तो आपने कर, जब एक चीज़ मालूम है उसको भी वो नहीं छोड़ सकता, तो फिर उसको ये मान लेना चाहिए भाई मेरी इस वजह से लोग भागते हैं, तो मेरे को पीछे होना चाहिए, दूसरे को ले लो। तो वो मेरे पीछे पड़ गए भाई आप ये करो, आप लीड करो। मैंने कहा मैं तो देखो आप कांशीराम के बाद खापड़े को मानते,
ते खापड़े कांशीराम भी मानता है खापड़े मेरा गुरु है, ठीक है, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है जो गुरु है वो फिर भी अपना काम करता रहे। अगर वो नहीं काम करता कम करता है तो फिर दूसरा चेले को गुरु बनने दो उसको, तो इसको भी कबूल करना चाहिए उसको। तो मैंने कहते नहीं भाई आप ये बाम सबका काम क्या भाई, एक बात है मैं देख सकता हूँ, लेकिन तब अगर आप कांशीराम के खिलाफ कोई बात नहीं करें, कांशीराम कुछ भी कही जाए हमें, वो कैसे कहे भी ये बिक गए हैं, ये खरीद लिए हैं, ये लालच में है, जिन मेरे साथ धोखा किया इन्होंने, कुछ भी कहे वो उसका काम बनता है, ठीक है। तो अगर आप ये कमिट करते हैं कि हम उसके बारे में कुछ नहीं बोलेंगे तो फिर मैं लीड करने के लिए तैयार। तो वो मान गए भाई हम कुछ नहीं कहेंगे, तो जैसा आप कहेंगे। हम वो राजनीति का काम करते हैं, हमने नॉन पॉलिटिकल काम करना। समय तक वामसप कोई रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन नहीं थी, तो तब जे आगरा के थे एक हमारे बुजुर्ग थे, तो वो कहते भी आप वामसप को रजिस्टर करा लो। तो फिर वामसप नाम की पहली ऑर्गेनाइजेशन जिसका मैं प्रेसिडेंट था, तो वो उसका सिस्टमेटिक ढंग से वो रजिस्ट्रेशन करा ली। वो वामसप की पहली दफ़ा रजिस्ट्रेशन जो है वो उस समय हुई। तो उसके बाद वामसप अपना काम करती रही, मैंने अपना काम करना था, अपना ही काम करती रही। कांशीराम जी अपना काम करते रहे, लेकिन ये स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन थी मेरी तरफ से वामसप के वर्कर को कि कांशीराम जो मर्जी कहता रहे, लेकिन हमने कांशीराम के खिलाफ एक लफ्ज नहीं बोला। जिस दिन आप बोलोगे मैं उस दिन पास हो जाऊँ, क्योंकि वो क्या है, वो राजनेता है। राजनेता गाली बाली कर निकालते रहते हैं, झूठ सच भी बोलते रहते हैं, लेकिन हम एक अम्बेडकराइट मूवमेंट को आगे ले जा रहे हैं, तो इसके साथ करैक्टर ढंग से आगे निकलना है। तो उसके बाद फिर क्या हुआ, ये वामसप अब एक रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन बन गई, और उसके साथ से वामसप के माध्यम से काम होता रहा। ये 1992-3 को फिर ये जो ये बामण मेश्रम था, ये उधर बहुत चालाक व्यक्ति था उनमें से। तो ये कहता है भाई ये जो वामसप का प्रेसिडेंट है वो होल टाइमर होना चाहिए। इसने महाराष्ट्र वाले लोगों को वो कर दे, वामसप का प्रेसिडेंट होल टाइम होना चाहिए। तो मैंने उनको कहा वामसप ऑर्गेनाइजेशन एम्प्लॉइज की, एम्प्लॉइज वो होगा जो सर्विस कर रहा है। जी सही बात। तो जो सर्विस कर रहा है होल टाइमर कैसे हो सकता है? इसलिए होल टाइमर नहीं, होल टाइमर करना तो राजनीतिक पार्टी में जाओ, जो करना है करी जाओ, उसमें जो करो। तो वो उधर उन्होंने भाई ये नहीं होल टाइमर होना चाहिए, उसका ऑब्जेक्टिव था कि हम तो होल टाइमर हैं, ये चौधरी ये जितेंद्र सिंह बना हुआ है, हमें बनना चाहिए। तो वो चालाक था, होशियार था, तो उन्होंने इनको ये किया नहीं ये होना चाहिए। फिर वो उनको कहा नहीं ऐसा नहीं हो सकता, तो वामसप एक रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन बन गई। ये कैसे? कि वामसप का जो प्रेसिडेंट है वो एम्प्लॉय होना चाहिए, एम्प्लॉय या सर्विस कर रहा है, सर्विस कर रहा है, उसको तलब मिल रही है, उस तलब में से उसने 10% जो अगर 1000 रुपया तनख्वाह है, 100 रुपया महीने का उसने उसको देना है। 24 घंटे उसके पास समय है, और 24 घंटे से 2.5 घंटे हर रोज उसने देने हैं। अगर वो दे सकता तो आए वामसप का सदस्य बने, लीडिंग रोल लेकर आप काम करे, और अपने आप को एक मतलब मूर्त बनाए जिसको लोग